हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में हम गद्य भाग का पहला चैप्टर आरंभ कर चुके थे, प्रेमचंद, और उनके जीवन परिचय के बारे में और थोड़ा सा जान लिया था हमने। आइए फिर से दोहरान कर लेते हैं एक बार। प्रेमचंद का जन्म है वो 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था और प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता था, गरीबी में बीता था। शिक्षा केवल बीए तक हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। लेखन कार्य में के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए थे वे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है, मतलब 8 पार्ट में संकलित है। उनकी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें प्रमुख हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध भी लिखे हैं और अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में लिखे हैं, यानी गद्य लेखन में उनका नाम सबसे आगे लिया जाता है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन करने के लिए साहित्य है वो अच्छा माध्यम बन सकता है। उन्होंने जिस गांव शहर के परिवेश को देखा, जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में, उनकी कहानी में जरूर मिलती है। जैसे किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति की कुछ कहानियां हैं, दलितों का जो शोषण होता था समाज में उसकी कहानियां हैं, समाज में स्त्री की दुर्दशा के ऊपर भी उन्होंने अच्छी कहानियां लिखी हैं। स्वाधीनता आंदोलन आदि भी उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, मतलब बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, ये मैंने पहले ही बताया आपको। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल व सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन का प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल है, सजीव है, मुहावरेदार भाषा है। मुहावरों का प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में कुशलतापूर्वक किया है, ये भी हमने जान लिया था। कहानी जो हमारी है, 2 बैलों की कथा, हीरा और मोती 2 बैल हैं, उनकी कहानियाँ है, उनकी कथा है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में है। बैलों के माध्यम से लेखक ने बहुत ही अच्छा संदेश हमें दिया है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज के जीवन को बताया है। पशुओं के प्रति उनका जो भावनात्मक संबंध है उसका वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है। जो अंग्रेजी शासन से हमें स्वतंत्रता मिली है उसका भी यहाँ थोड़ा असर देखने को मिलेगा, और बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार हीरा और मोती को जब कैद कर लेते हैं तो उनको संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप में से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी विकास किया है। पंचतंत्र की कहानियाँ आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, अच्छी कहानियाँ हैं। 2 बैलों की कथा देखिए किस प्रकार से प्रेमचंद जो आरंभ करते हैं कहानी का, वो बड़ा ही आकर्षक होता है, बड़ा ही फिलोसॉफी ढंग से करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों की अगर बात करें तो गधे की संज्ञा जब भी देते हैं मूर्ख शब्द से ही देते हैं। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का यानी सर्वश्रेष्ठ दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी देती है? लेखक ये कहते हैं कि गधा मूर्ख है सचमुच में, या फिर वो बहुत ज़्यादा ही सीधा है, या सहता बहुत है, सहिष्णु प्राणी है, इसलिए उसको हमने बेवकूफ़ मान लिया है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, ये तो हम बता नहीं सकते हैं। गायें तो सींग मारती हैं, अगर गाय जानवर की बात करें तो, और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही शेरनी का रूप धारण कर लेती है, सिंहनी यानी शेरनी। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है, भौंकता है वो, किंतु गधे को कभी क्रोध करते देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। जितना चाहो गरीब को मारो,
चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया कभी न दिखाई देगी। वो कभी दुखी होता ही नहीं है, सहता है, जैसा खाना मिलता है उसको खा लेता है। आगे प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, गधे के ऊपर ही धीरे धीरे करके वो बैलों के ऊपर आएंगे। गधा कभी असंतोष नहीं दर्शाता है, जैसा भी दे वो खा लेता है। वैशाख का जो महीना होता है उसमें चाहे गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है, मतलब उछल कूद, कुलेल यानी उछल कूद कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। जब भी देखते हैं उसका चेहरा उदास ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी एक दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। ऐसा लगता है सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है जैसे गधे में ऋषि मुनियों के गुण आ गए हैं। प्रेमचंद ने किस प्रकार से गधे के अंदर ऋषि मुनियों के गुण देखे हैं जो हम नहीं देख पाए हैं। जैसे वो सहन कर लेते हैं, शांत बैठे रहते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहना चाहता है, ये प्रेमचंद के समझ में नहीं आया। जो हमें समझाना चाहते हैं कि हम उसे बेवकूफ़ क्यों कहते हैं, जबकि वो तो बहुत ही शांत प्राणी है। क्या शांत प्राणी होना बेवकूफ़ होने का प्रमाण है? यही शायद प्रेमचंद जी हमें पूछना चाहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर होते हुए कभी नहीं देखा है, कहीं पर भी नहीं देखा है। हम किसी भी शांत प्राणी को, सीधे प्राणी को मूर्ख कह देते हैं, जैसे गधे को कह देते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। उस समय भारतवासी, भारतीय अफ्रीका में किस प्रकार से अंग्रेज़ों को अत्याचार सहनते थे। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते। हम भारतीय 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, शांति रखते हैं, फिर भी बदनाम हैं। लोग हमें आदर नहीं देते हैं, घुसने नहीं देते हैं, अत्याचार करते हैं। तो क्या ये सीधापन हम भारतीयों के लिए भी हानिकारक है? कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। हमारे बारे में ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि हम लोग जीवन के आदर्श को निम्न स्तर तक ले जाते हैं। अगर वे भी, अर्थात हम भारतीय भी, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। इसका मतलब ये क्या कि हम अगर किसी का विरोध करें तो मनुष्य सभ्य बन जाए, और शांति से सहन करे तो बेवकूफ़ और मूर्ख। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गिनने योग्य बना दिया है। गणने यानी गिनने योग्य। संसार की सबसे आगे श्रेष्ठ जाति में जापान को एक संसार में विजय उन्होंने प्राप्त की, एक युद्ध विजय किया तो उनको श्रेष्ठ मानने लग गए। तो क्या युद्ध विजय करना, किसी का ईंट के जवाब में पत्थर का जवाब देना सभ्य कहलाता है? किसी से झगड़ा करना, हम लोग झगड़ा नहीं करते हैं, शांत प्राणी हैं, इसीलिए लोग हमें असभ्य कह देते हैं, जीवन का स्तर नीचा करने वाला कह देते हैं। ये प्रेमचंद जी कहते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार गधे को हम कह देते हैं कि वो कभी हमारा विरोध नहीं करता है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। तो गधे का छोटा भाई किसे कहा है? बैल को। किस कारण? क्योंकि उससे वो कम गधा है, मतलब कम मूर्ख है थोड़ा सा। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में या उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग भी किया जाता है। बैल को क्या बोलते हैं? बछिया का ताऊ। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जो गधे से भी ज़्यादा बैल को मूर्ख कहेंगे। क्यों? बैल को जितना चाहो काम में लो, दिन में, दोपहर में, रात में लेते जाओ काम, कुछ नहीं बोलता है। तो जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो ज़्यादा बिना विरोध किए काम करता है, तो क्या वो बेवकूफ़ होता है? शायद ऐसा ही हो, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है। कितना खतरनाक हो जाता है अड़ियल बैल। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव
उसका स्थान गधे से क्या है, नीचे ही है। किस कारण, क्योंकि वो अड़ियल है, इस कारण गधे से नीचा है। ये हमारी मानसिकता होती है कि ज़्यादा अड़ियल को जब ज़्यादा अच्छा मान लेते हैं, शांत प्राणी को बेवकूफ़ कह देते हैं। चलो फिर कहानी का आरंभ करते हैं यहाँ से। बैलों के बारे में, गधे के बारे में, इन दोनों के बारे में हमने जान लिया, भारतीयों के बारे में हमने जान लिया, प्रेमचंद ने किस प्रकार से हमारी चर्चा की है। झूरी काछी, उसके 2 बैल थे। झूरी काछी नाम है, काछी जाति होती है एक। तो झूरी काछी के क्या है, दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई यानी पश्चिमी जाति। पश्चिमी, हमारे पश्चिम में कौन पड़ता है, नागौर, और राजस्थान भी वैसे पश्चिम में पड़ता है। तो नागौरी बैल थे, नागौरी बैल जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, ऊंचे तगड़े होते हैं। तो झूरी काछी के बैल थे हीरा मोती, जो पश्चिमी यानी नागौरी जाति प्रजाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, मजबूत, ताकतवर, डील में ऊंचे। पहले मैंने बताया कि नागौरी जाति के जो बैल होते हैं हमारे राजस्थान के, वो ऊंचे तगड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं। बहुत दिनों से साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। बैलों में क्या हो गया है, भाईचारा। कैसे, देखो, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मतलब चुपचाप की भाषा में ही आपस में बातचीत कर लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं जान सकते, हम कह ही नहीं सकते हैं। वो दोनों आपस में ही आंखों के इशारे से माने या मूक भाषा में बात कर लेते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। शायद उनमें कोई गुप्त ताकत थी जो शायद मनुष्य के पास नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। मतलब लड़ने के इरादे से नहीं मिलाते थे, मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, लड़ाई के नाते से नहीं, केवल विनोद के स्वभाव से, मजाक के स्वभाव से वो सींग मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से, प्रेम के भाव से सींग मिलाते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही दो दोस्त ढेल धप्पा होने लगता है, वैसे ही वे दोनों बैल हैं वो भी सींग मिला लिया करते थे। क्यों, क्योंकि इसके बिना दोस्ती है वो कुछ फुसफुसी लगती है, कमज़ोर लगती है, हल्की फुल्की लगती है, कुछ हल्की सी दिखाई देती है। इसलिए दोस्त लोग कभी कभार मजाक या अंदाज में धोल धप्पा हो जाते हैं। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो लड़ रहे हैं क्या, बस मजाक या अंदाज में। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला करके चलते। उस वक्त हर एक को यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझा मेरी गर्दन पर हो। ये बड़ी विशेष बात है। अगर दोस्त पक्के हों तो दोस्त सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मैं करूं, और दुश्मन हो तो हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा करे। तो इनमें घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए दोनों के दोनों बोझ उठाते समय ये सोचते कि मैं ज़्यादा बोझ उठाऊं। इससे क्या होता है, मेहनत भी कम लगती है और दोनों बराबर बोझ उठाते हैं और काम भी आसान हो जाता है। और जब ये सोचते हैं कि ये बोझ उठाए वो बोझ उठाए तो काम होता ही नहीं है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में, नांद यानी जहाँ वो भोजन खाते हैं, उसमें खली या भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इतनी गहरी मित्रता थी। एक खाना बंद कर दे दूसरा भी खाना बंद कर देता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी जोड़ी। कौन सी जोड़ी, हीरा और मोती। उस जोड़ी को ससुराल, अपने ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। झूरी काछी जो उनका मालिक है उसने हमें क्या कर दिया, बेच दिया। ये बेचना उन बैलों को अच्छा नहीं लगा। अपना यूं बेचा जाना उन्हें बिल्कुल भी क्या नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। अब हम उसे अच्छा लगे या बुरा लगे कौन जाने,
अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया, साले का नाम क्या है? गया। कौन है? झूरी का साला। उसको घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना मतलब बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ी, जाते ही नहीं है वो बैल। दुखी हैं कि हमारे मालिक ने हमें क्यों भेज दिया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भाग जाते, जाना ही नहीं चाहते हैं गया के साथ। पगहिया पकड़ करके आगे खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते, नहीं जाना चाहते हैं उसके साथ। मारता तो दोनों सींग नीचा करके हुंकारते, विरोध प्रकट करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? भाई हमने क्या अपराध कर दिया, हमें क्यों घर से निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, खूब मेहनत करते हैं। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम में लेते, इसके हाथ क्यों बेच दिया, इसके साथ क्यों कर दिया? हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हम तो तुम्हारे कार्य में तुम्हारी साथ मेहनत करके खुश थे, मर जाना चाहते थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की आपसे कि आप हमें कम खाना देते हैं, खराब खाना देते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन फिर भी बेचा क्यों? तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अब उनको थोड़ी पता है बेचा है या फिर वैसे ही गए हैं, लेकिन वो तो ये सोचते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए खाने के लिए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला, खाना खाया ही नहीं, मानो सत्याग्रह कर दिया, भूख हड़ताल कर दी। दिल भारी हो रहा था, दिल भारी होना मुहावरे बहुत खूब है। उदास हो रहे थे, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, अनजान से लगते थे, दूसरे लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए चुपचाप। और जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब सभी सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए, गले की रस्सी थी वो तुड़ा ली और घर की तरफ चले, वापस आ गए अपने घर की तरफ दौड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है। पर जब व्यक्ति को आज़ादी की आवश्यकता होती है, स्वतंत्रता चाहता है, तो दूनी शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार इन दोनों में भी इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई, तोड़ दिया उन्होंने। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय प्रेम झलक रहा है, स्नेह झलक रहा है। विद्रोह भी है लेकिन प्रेम भी है। क्या कहना चाहते हैं कि हमें क्यों बेच दिया? झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा मनोहर था। गांव वाले बड़े खुश हो रहे थे देख देख करके कि किस प्रकार से ये आए हैं। गांव और गांव के लड़के, घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी। घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण बहुत थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों की और उनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए, स्वागत तो करना चाहिए ना कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी आज़ादी प्राप्त कर ली एक बार के लिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर और कोई भूसी, और उनको खिलाया। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसका आगे का पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। आशा है ये इतना जितना पढ़ाया है वो समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और प्रश्न पूछें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके आगे के भाग में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।